So, hi guys, good morning to all of you. I hope you all are good at your place and I'm very happy to see you again in my session. तो आज के सेशन में हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज योर जो बुक हम लोग फॉलो कर रहे हैं एबीसी एबल एंड ब्रेनन के वहां से जो चैप्टर 2 है उसका 2.4 रियल जीडीपी प्राइस इंडेक्सेस एंड इन्फ्लेशन। और जनरली ये जो टॉपिक्स भी है ना ये इंपॉर्टेंट भी है, सीखने के पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट है। देखिए आपने मेरे साथ में कुछ क्लास पहले जीडीपी एक टॉपिक बहुत अच्छे से मेरे साथ में सीखा था। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये जो जीडीपी होता है जिसे आप कहते हो जनरली ये जो जीडीपी होता है, अब ये दो प्रकार का होता है। एक होता है ये नॉमिनल और एक होता है ये रियल। तो नॉमिनल और रियल, क्योंकि जब हम लोग अपनी कंट्री की नेशनल इनकम निकाल रहे होते हैं तो जीडीपी निकल के आता है। वो एक प्रोसेस होता है कि इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू आउटपुट मेथड, ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड, आउटपुट मेथड जिसको हम कहते हैं। तो हमारा जो जीडीपी है वो देखना होता है कि वो कौन से प्राइसेस पर बेस्ड है। क्या वो करंट प्राइसेस पर बेस्ड है या वो किसी पुराने प्राइस पर बेस्ड है। अगर हम किसी भी वैल्यू की बात कर रहे हैं, अगर हम उसे हम करंट प्राइसेस के बेसिस पे लेकर आते हैं, इफ यू बेसिकली टॉक अबाउट दैट द वेरिएबल जो हमारे जैसे आज के प्राइसेस पर बेस्ड है, ठीक है। इफ आई से के दैट मैं एक्स अमाउंट अर्न कर रहा हूं या मेरी जो जीडीपी है वो एक्स अमाउंट है, तो मैटर करता है वो एक्स अमाउंट कौन से पीरियड का है, यानी आज कौन से प्राइस का, आज का है किसी पुराने। अगर वो किसी पुराने प्राइस पर बेस्ड है तो वो रियल जीडीपी में काउंट होगी। अगर वो आज के प्राइसेस पर बेस्ड है तो वो नॉमिनल जीडीपी में काउंट होगी, ठीक है। रियल जीडीपी में हमेशा ध्यान रखना कोई बेस ईयर होता है। रियल जीडीपी में कोई ना कोई बेस ईयर होता है या आप इसको कांस्टेंट भी कह सकते हो, कांस्टेंट ईयर। जैसे 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 हम लोग अपनी नेशनल इनकम की बात करें इंडिया की, तो हम लोग जो रियल जीडीपी की बात करते हैं अब वो 2022-23 2022-23 के बेसिस पे कंट्री में जीडीपी की बात होती है। रियल जीडीपी हम उसे बोलेंगे, ठीक है, जो जो करंट बदल चुका है रेट या इन्फ्लेशन जो हम कंपेयर करते हैं। और नॉमिनल जो बेस्ड होता है दैट इज बेस्ड ऑन करंट प्राइसेस। ओके, यहां तक मेरी बात आपको समझ में आती है। तो एक एक कंसर्न है हमारा जीडीपी को लेकर और रियल जीडीपी को लेकर, ठीक है। इट इज द मेजर्स द फिजिकल वॉल्यूम ऑफ द इकोनॉमी फाइनल प्रोडक्शन यूजिंग द प्राइसेस ऑफ द बेस ईयर। ओके, डेफिनेशन क्लियर है। तो एक है हमारा रियल जीडीपी का टॉपिक, इतना ही। बाकी मैं अभी आपको लिखवाऊंगा इसके बारे में। एक काम करते हैं, पहले इतना लिख लेते हैं, ठीक है, फिर एक एक करके, क्योंकि एक्चुअली तीन टॉपिक हैं, हमें तीन टॉपिक स्टडी करना है, तो एक एक करके हम लिख लेते हैं इनको। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रियल जीडीपी वाले कंसेप्ट से, तो लिखना स्टार्ट करना दैट एन इकोनॉमिक वेरिएबल्स एन इकोनॉमिक वेरिएबल्स that are measured by the prices of a base year is called a real variable, है ना। कोई भी कोई भी वेरिएबल अगर पुराने प्राइसेस पर बेस्ड है, चाहे वो कुछ भी हो, आप उससे रियल वर्ड ही बोलोगे, रियल रियल वर्ड ऐड कर देना वहां पे, ठीक है। ऑल्सो या एंड करके लिखना, एंड एन इकोनॉमिक वेरिएबल्स that are measured by the prices of a current year is called nominal variables, is called nominal
वेरिएबल्स, नॉमिनल वेरिएबल्स। ठीक है, फर्क समझ में आ गया। जो करंट ईयर के प्राइसेस पर होगा उसे आप नॉमिनल वेरिएबल बोलोगे, जो बेस ईयर प्राइसेस पर होगा उसे आप रियल वेरिएबल बोलोगे। ओके विद इट? ठीक है। अब जैसे कि एक टर्म हो गया, अब वही इसमें हम ऐड करते हैं रियल जीडीपी। एक्चुअली जब तुम जीडीपी वर्ड जोड़ते हो तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ इकोनॉमिक फाइनल प्रोडक्शन। ठीक है, जीडीपी क्या है? तो वॉल्यूम ऑफ इकोनॉमिक फाइनल प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट, राइट। लेकिन जब तुमने रियल वर्ड जोड़ दिया, रियल ये, तो अब ये हो जाएगा दैट इज एट एनी बेस ईयर। ठीक है, तो लिखना इट मेजर्स द फिजिकल वॉल्यूम of a economy's final production using the prices of a base year। बेस ईयर मतलब आप कांस्टेंट कह सकते हो। ठीक है, दैट इज द कांस्टेंट। ठीक है, ये एक अंडरस्टैंडिंग आप लोग अपने माइंड में रखना। सिमिलरली नॉमिनल जीडीपी, इट मेजर्स द फिजिकल, it measures the physical volume, it measures the physical volume of economies final production of economics final production using the current market value, current market value। ठीक है, क्लियर हो गई? तो जो रियल वाला होता है उसका बेस ईयर या कांस्टेंट ईयर के नाम से भी डिनोट कर सकते हो। अब उसके बाद में हम जो टॉपिक, जैसे ये था हमारा स्टेटमेंट, अब इसी में एक हम यहाँ पे टॉपिक ऐड कर रहे हैं दैट द प्राइस इंडेक्सेस। एक्चुअली प्राइस इंडेक्सेस जो होता है ना वो मतलब इन्फ्लेशन को ही हम फिर कंटिन्यू करेंगे वहां से। हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा है, शायद आपको नाम याद होगा, जीडीपी डिफ्लेटर। हमें जब भी इन्फ्लेशन काउंट करना होता है तो हम वहां पे जीडीपी डिफ्लेटर की मदद लेते हैं। और जीडीपी डिफ्लेटर के लिए हम लोगों का मानना होता है कि हमें हमेशा जनरली कोई भी प्रोडक्ट का एक एवरेज वैल्यू या किसी भी प्राइस की एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, जो भी हम इकोनॉमी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो उसको हम प्राइस इंडेक्सेस बोलते हैं। प्राइस एक्चुअली इंडेक्स नंबर्स होता है, शायद आपने कभी पढ़ा हो, शायद स्टैटिस्टिक्स में आपने पढ़ा होगा पास्टे मेथड, लास्पियर्स मेथड, फिशर्स इक्वेशन, फिशर मेथड, स्टैटिस्टिक्स में इंडेक्स नंबर जो आपने कभी पढ़ा होगा, तो वो ये सब उन्हीं की यूज कर रहे हैं। मेनली यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जीडीपी डिफ्लेटर की। तो जीडीपी डिफ्लेटर एक प्रकार का प्राइस इंडेक्सिस है। जब हम इन्फ्लेशन निकालते हैं तो जीडीपी डिफ्लेटर का यूज करते हैं। तो जीडीपी डिफ्लेटर एज अ टूल यूज हो रहा है, इसलिए उसे हम प्राइस इंडेक्स के नाम से डिनोट कर रहे हैं। तो जीडीपी डिफ्लेटर इज रिटन एज नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय 100। नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर है मेरी बात आपको? अब इसमें जैसे आप बोलते थे सर कि एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एक ये हो गया, एक होता है, एक काम समझो पहले, एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है मेनली। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दैट इज करंट कॉस्ट ऑफ द बास्केट विच इज डिवाइडेड बाय द करंट कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ द बास्केट इन द एनी बेस ईयर। मान लीजिए आप कहते हो कि
जैसे आप कोई फूड कंज्यूम कर रहे हो, एक एक शेक का गिलास ले रहे हो, ठीक है, जो पहले एक मान लीजिए 300 ml का 50 रुपीज में आ जाया करता था पहले, अब वो 100 है और 120 का आता है। तो आप ये कह रहे हो, दिस इज द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, आप ये कह रहे हो कि आज वो कितने का है, एक अमाउंट ऑफ गुड, इसकी कॉस्ट क्या है आज, और उसकी कॉस्ट पहले क्या थी किसी बेस ईयर में मान लो। अब तुम पहले का मतलब 50 साल पहले देखोगे तो फिर तो अपसेट ही हो जाओगे। हम देखते हैं कि कंपेयर कौन सी ईयर से कर रहे हो। तो अभी जो करंट नॉलेज चल रही है, दैट इज द 22-23 2022 और 23 के प्राइस से हम कंपेयर करेंगे, इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए या फिर कोई भी कंपैरिजन करने के लिए, ठीक है। तो वही फॉर्मूला मैं आपको अभी यहाँ बता रहा हूँ, दैट इज द करंट कॉस्ट ऑफ बास्केट अपॉन कॉस्ट ऑफ बास्केट इन बेस ईयर। इसको थोड़ा सा यहां ले आते हैं। इन बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100, इन बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब एक स्टेटमेंट आप यहाँ पे लिख लीजिए मेरे साथ में, जो आपके प्राइस इंडेक्स वाले टॉपिक को सपोर्ट करेंगी। लिखिएगा, इट मेजर्स द एवरेज वैल्यू ऑफ prices, average value of prices for some specified set of goods and services relative to the prices in a specified base year. GDP deflator is an example of price index. It measures it measures the overall it measures the overall level of prices of goods and services included in GDP। और एक चीज और बताना चाहता हूं मैं आपको, जो जीडीपी डिफ्लेटर होता है वो क्वार्टरली मेजर होता है। ये भी आप लोग अपने माइंड में रखना कि जब आप अपना आंसर लिख रहे हो तो आपको सपोर्ट करे कि जो जीडीपी डिफ्लेटर है बेसिकली मेजर्ड इन क्वार्टरली, ठीक है। अब अब इसका एक एग्जांपल ये हो गया, मतलब या तो तुम एक काम और करो, इफ यू हैव द स्पेस तो आप यहाँ पे, अगर आपके पास स्पेस है तो अच्छी बात है, नहीं हो तो फिर थोड़ा सा मैनेज करते हैं इसको। यहाँ पे आप लिखना एग्जाम्पल्स, जिसमें से जीडीपी डिफ्लेटर का एग्जांपल ले लिया हमने, अंडरलाइन कर देंगे जीडीपी डिफ्लेटर को। और एक हम लोग यहाँ पे रखेंगे, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड रखें हम लोग यहाँ पे, दैट इज द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ओके गाइस, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जैसे कि मैंने फॉर्मूला बताया था वही फॉर्मूला माइंड में रखना। इट इज इट मेजर्स द प्राइजेस ऑफ consumer goods
जैसे हम नाम देंगे फूड का, क्लॉथिंग का, हाउसिंग, etc. And CPI is available monthly. CPI is available monthly. Also, CPI constructed by the Bureau of Labor, Statistics. ठीक है, जो भी मैं क्लास में लिखवा रहा हूं दैट इज, इसका पर्पस सिर्फ इतना सा है कि आपकी एक राइटिंग हैबिट थोड़ी स्ट्रांग हो। सेकंड थिंग, इफ यू डोंट वांट टू राइट, अगर आपको नहीं मन कर रहा लिखना, तो आप मतलब सिर्फ वो पार्ट को स्किप करते रहो जितने पार्ट में मैं लिख रहा हूँ। इट्स योर कंप्लीटली चॉइस दैट जिस जितने टाइम पीरियड में मैं लिख रहा हूँ उतने टाइम पीरियड को स्किप करते रहो या 2x पे देख लो और ये नोट्स फिर वहां से रीड कर लेना। बट जो भी नोट्स हमारे कंटेंट है वो हमारे पोर्टल पे रीडेबल मोड पे हैं, ठीक है ना गाइस? रीडेबल मोड पे हैं तो वो फिर उनको उसी तरीके से आप लोग अपने माइंड में रखना। अब अगला जो मैं एग्जांपल यहाँ पे फ्रेम कर रहा हूँ दैट द एग्जांपल नहीं, सॉरी, अगला टॉपिक इन्फ्लेशन। अब हमने ये सब कुछ सीख लिया क्योंकि हमें पता है कि इन्फ्लेशन इज ऑल्सो जो होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन में सपोर्ट करता है। हमें भी कह रहे थे कि कोई बास्केट है उसकी कॉस्ट करंट प्राइस में और वही बास्केट की कॉस्ट किसी बेस ईयर में कितनी है, मल्टीप्लाई बाय 100 तो सीपीआई पता लगा, तो ये हमें इन्फ्लेशन भी सजेस्ट करता है। वैसे इन्फ्लेशन का इजीएस्ट जो फॉर्मूला होता है, मतलब अगर तुम इजी फॉर्मूला याद कर लो तो इट इज द प्राइस इज एनी टी प्लस वन पीरियड माइनस का प्राइस एट एनी टी पीरियड और अपॉन में प्राइस एट एनी टी पीरियड मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब तुम कहते हो टी प्लस वन पीरियड तो ये नेक्स्ट पीरियड की बात होती है, या फिर तुम इसको टी कहते हो तो इसको टी माइनस वन बोल देना, ठीक है? तो ये किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस है इस पीरियड में। अब 2030 की बात कर लो तो 2030, 2030 और 2029, तो एक बात। दूसरी चीज, एक होता है जीडीपी डिफ्लेटर, एक होता है सीपीआई, मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। बहुत सारे इंडेक्सेस होते हैं, वहां पे हो सकता है कि हम लोग कोई बेस ईयर मान के कोई पुराना रख लें। बट इन्फ्लेशन, अब इन्फ्लेशन में भी काफी सारी थ्योरीज हैं। अब जैसे आप आगे टॉपिक्स में पढ़ोगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में, इन्फ्लेशन में के बारे में एक होता है ऑगमेंटेड, ठीक है? मतलब इमीडिएट लास्ट ईयर या कोई पुराने नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब एकदम से पिछले साल का, क्योंकि हम हमेशा इन्फ्लेशन मेजर करते हैं पिछले साल के प्राइसेस से। हम हमेशा हमेशा कि लास्ट ईयर क्या था या फिर लास्ट पीरियड में क्या था कमोडिटी का प्राइसेस, ठीक है? तो एक ये आप लोग अपने माइंड में रखना। अब चलो, इन्फ्लेशन अगर कोई पूछे व्हाट इज द इन्फ्लेशन, तो इट इज बेसिकली अ परसेंटेज इंक्रीमेंट या परसेंटेज चेंज इन द प्राइसेस। इट इज ओनली परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस इंडेक्स ओवर टाइम। मतलब डेफिनेशन क्लियर रखना, इट इज द परसेंटेज इंक्रीज, क्योंकि इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि वो अमाउंट बढ़ रहा है। इंक्रीज इन अ प्राइस इंडेक्स ओवर टाइम। अब एक क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि सर इज देयर एनी बायसनेस व्हेन वी मेजर द इन्फ्लेशन? तो हाँ, यहाँ पे कुछ आप इसको लिमिटेशन भी कह सकते हो इसकी मेजरमेंट को, क्योंकि जब आप सीधे सीधे फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो फॉर्मूले में एक बात आ सकती है कि आज जो प्राइस है और कल जो प्राइस था उसमें क्वालिटी इशू हो सकता है, उसमें क्वालिटी इशू हो सकता है। जैसे आप आईफोन 17 प्रो ले रहे हो, वो आज जो वो अ, मतलब 1.5 लाख रुपए का भी है, 1.25 लाख रुपए का भी, मान लीजिए 1.5 लाख रुपए का है। बट पहले जो दूसरा वाला आईफोन था, मतलब इससे लोअर वाला, मैंने वर्ड यूज करा लोअर वाला, वो इससे सस्ता था। अब आप अगर ये कहते हो कि अब महंगा है तो फिर आप नहीं खरीद रहे हो, लेकिन आप खरीद भी रहे हो और महंगा भी बोल रहे हो, तो इसका मतलब आप क्वालिटी एडजस्टमेंट की बात कर रहे हो कि हाँ क्वालिटी बहुत अच्छी है इस वजह से मैं उसको ले रहा हूँ।
ओके विद इट? समझ में आई मेरी बात है आपको? सो देर इज अ लिमिटेशन इन द मेजरमेंट, या आप इसको बायसेस इन इन्फ्लेशन मेजरमेंट भी कह सकते हो, मतलब एक हेडिंग के तौर पे भी रख सकते हो दैट बायसेस इन इन्फ्लेशन मेजरमेंट। ठीक है, इन्फ्लेशन मेजरमेंट क्लियर है मेरी बात आपको? अब पहला, जैसे मैंने बताया, क्वालिटी एडजस्टमेंट बायस। ठीक है, क्वालिटी एडजस्टमेंट बायस। देखिए होता क्या है कि कभी कभी जो सीपीआई होता है, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को हम यूज करते हैं, वो कभी कभी ओवर एस्टिमेट भी हो जाता है। ओवर एस्टिमेट का मतलब हो जाता है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में आप जिस बास्केट की बात कर रहे हो, जिस बास्केट की आज बात कर रहे हो, और वही सेम बास्केट पहले, जैसे जैसे आज की डेट में लोग जो हैं, जैसे आज बर्गर खा रहा हूं मैं, ये बर्गर पहले मैं नॉर्मली ठेली पे से ले रहा था। अब क्या हुआ, उस ठेली वाले ने क्या करा, एक दुकान खोल ली, थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया चीजों को, और थोड़ा सा बर्गर को भी थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया, तो वो थोड़ा महंगा हो गया। तो ऑब्वियसली बात है, अब क्वालिटी चेंज हो गई उसकी, तो प्राइस में तो बदलाव आएंगे। तो ये भी एक बायसनेस है। क्लियर है ना? ये भी एक बायसनेस है। सो अब लिख लेना दैट, या वैसे स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, अगर आप इसको याद भी रखो तो काफी है, क्योंकि एग्जाम में जब आप लिखोगे ना, अपनी अंडरस्टैंडिंग से लिखो, ज्यादा बेहतर है। एंड समटाइम समटाइम पीपल आर सब्स्टिट्यूट द गुड्स, कभी कभी वो गुड्स को सब्स्टिट्यूट भी करते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूट का मतलब ये हो जाता है कि मैंने पहले कोई गुड ले रहा था, या किसी कंपनी का कोई कमोडिटी कंज्यूम कर रहा था, अब मैंने वो कंपनी बदल दिया, कमोडिटी का प्लेस बदल दिया जहां से मैं ले रहा था, तो फिर वो भी प्रॉब्लम होगी। तो अब क्या होगा, दैट सब्स्टिट्यूशन बायस। ठीक है, तो एक ही अंडरस्टैंडिंग आप लोग अपने माइंड में मेरे साथ में जनरली रखिएगा। क्लियर है? अब इसके बाद में जो टॉपिक हम लोग यहाँ पे ऐड ऑन करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट द टॉपिक नेम इज द इंटरेस्ट रेट। और ये हमारी जो बुक हम लोग फॉलो कर रहे हैं, उसका 2.5 सेक्शन है, इंटरेस्ट रेट। ओके, देखिए इंटरेस्ट रेट, सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन क्लियर रखो कि व्हाट डू यू मीन बाय द इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट एक्चुअली होता क्या है? इट इज सिंपली द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी, या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी। अगर मैं बैंक से पैसे लेकर आता हूँ 1 लाख रुपए, और उसको मैं अपने पास एक हफ्ता रखता हूँ या एक महीने रखता हूँ और अपनी जेब में रखता हूँ, तो वो जो 1 लाख रुपए है ना, उसकी एक वैल्यू है, मतलब कॉस्ट है, जो कि इंटरेस्ट रेट है, और मैं बैंक को दे रहा हूँ एज एन इंटरेस्ट। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि वो 1 लाख रुपए बैंक के हैं और मेरे पास है। आप बोलो सर ये तो बैंक से ला रहे हो, हाँ, तो दूसरा एग्जांपल सुन लो। तुम्हारे पैसे तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास 1 लाख रुपए, वो तुम्हारी जेब में ही है, तुम्हारे ही है, लेकिन तुमने अगर उसको अपनी जेब में रख रहे हो, या अपने घर की तिजोरी में रख रहे हो, और सोचो तुम्हारा कोई दोस्त है, वो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, 1 लाख रुपए किसी को दे रहा है, तो उसके रिटर्न में उसको कुछ बेनिफिट मिला है, जिसको आप इंटरेस्ट कह सकते हो। तो उसने 1 लाख से कुछ अमाउंट इंक्रीज करवा लिया अपने पैसे का, और जब जरूरत थी आपको भी उसे भी, मान लीजिए आपको 1 साल बाद कोई गुड लेना है, तो आपने 1 लाख रुपए सेव करके रख दिया है, एक आपके फ्रेंड ने 1 लाख रुपए कहीं किसी को दे दिया एज एन इन्वेस्टमेंट, तो जब आपको सामान लेना था तो उसकी इन्वेस्टमेंट भी वापस आ गई, और आपने अपने 1 लाख भी निकाला, तो देखा उसके पास में कुछ पैसे और हैं। तो आप पूछते ये पैसे कैसे आए, तो उन्होंने बोला ये मेरी इंटरेस्ट इनकम है ऑन ऑन दैट माई 1 लाख रुपीज। तो आपको लगा यार ये मैंने क्यों नहीं कमाया, तो वो बोलेगा कि यार जो तूने अपने पास रखा था ना, तो अपने पास रखने की जो वैल्यू थी, जिसको इंटरेस्ट रेट बोल रहे हैं, यही होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी। क्लियर? तो एक तो माइंड में रखना, दिस इज बेसिकली व्हाट दिस इज, और इंटरेस्ट रेट इज जनरली एक्सप्लेन एट अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ
होल्डिंग मनी, ठीक है, इट इज बेसिकली द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी। अब एक तो हो गया ये तो चलो मैंने एग्जांपल से बता दिया। अब मान लीजिए आपने इन्वेस्ट करा है, किसी को पैसा दिया है, अब वो आपसे प्रॉमिस कर रहा है कि जब मैं तुम्हें तुम्हारा पैसा दूंगा तो बढ़ा के दूंगा। तो समटाइम इट इज अ प्रॉमिस, when I return your money, then I will definitely add on some value, some amount, so that amount sometime you known as the you called it the interest rate। अभी आगे चल के तो मतलब आगे चल के इन सेंस और मल्टीपल सब्जेक्ट्स में बहुत डिटेल सीखने वाले हो मेरे साथ, ठीक है। अब स्टेटमेंट लिखिएगा मेरे साथ में, दैट इज एन इंटरेस्ट रेट इज द rate of return promised by a borrower to a lender। ठीक है, अब ऐसे सोचो जैसे मैं आपको बोलूं कि आपने 1 लाख रुपए दिया, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए दिए, लेटर सपोज किसी के इनमें इन्वेस्ट करा, तो उसकी ये फेस वैल्यू या ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू आपने बोला जी 1 लाख रुपए, 1 लाख, फिर आपसे उनने वादा करा कि आप मुझे ये 1 साल के लिए दे दो, मैं आपको जो पैसे दूंगा उसकी जो फेस वैल्यू होगी, मतलब जो अमाउंट दूंगा वो डेफिनेटली 1,10,000 होगी, मतलब 10,000 रुपये मैं एक्स्ट्रा दूंगा। सो आप अगर आप इसको देखो तो आप ये कह रहे हो कि जो फेस वैल्यू है वो इस तरीके से कि एक तो वो मुझे प्रेजेंट वैल्यू मतलब 1 लाख रुपए तो दे रहा है, प्लस वो मेरे को 10,000 भी दे रहा है, और वो 10,000 रुपये जो है आप उसको समझो एक एडिशनल अमाउंट से, तो आप उसको बोलोगे इट्स माई इंटरेस्ट इनकम। इसको तुम लिख सकते हो प्रेजेंट वैल्यू प्लस का। अब वो जो 10,000 रुपये कैसे आया होगा, वो 10,000 का अमाउंट कैसे कैलकुलेट हुआ होगा, एक्चुअली ऐसा रहा होगा कि उसने बोलोगे देख भाई तूने जो मेरे को अमाउंट दिया, प्रेजेंट वैल्यू दिया, उसका एक रिटर्न में तुझे दूंगा, प्रॉमिस कर रहा हूं, एक परसेंटेज अमाउंट दूंगा, यानी यू कैन टेक कॉमन पीवी, इट्स 1 + r, सो दिस इज द फेस वैल्यू। तो अब अगर कोई पूछे आपसे कि पहली बात, दिस इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द अमाउंट व्हाट यू गेट इन द फ्यूचर बाय योर पर्सन, बाय द पर्सन हु बोरोड मनी फ्रॉम यू, ठीक है। अब आप अगर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करो तो फ्यूचर वैल्यू अपॉन में प्रेजेंट वैल्यू माइनस का 1 इज इक्वल टू आर, तो यू कैन राइट आर इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू अपॉन में प्रेजेंट वैल्यू माइनस का 1, सो दैट इज द आर। अब इसको ऐसे समझ सकते हो, लेटर सपोज जैसे ये था, अब आप यहाँ पे वैल्यूज प्लॉट कर दो, वैल्यूज प्लॉट करने का मतलब आर इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू कितनी थी 1,10,000 अपॉन में प्रेजेंट वैल्यू कितनी थी 1 लाख माइनस का 1, तो ये हो गया 10,000 अपॉन में 1 लाख, ठीक है। और आप देखोगे तो ये 10,000 ये गया, और हम लोग जब परसेंटेज निकाल रहे होते हैं फिर सिंपली मल्टीप्लाई इट बाय द 100, तो ये गया तो इट बिकम्स 10%, क्लियर, इट बिकम्स 10%, गॉट इट, बेटर गॉट इट, ठीक है। तो एक ये चीज आप लोग अपने माइंड में रखना। अब एक्चुअली हम लोग यहाँ पे एक इक्वेशन की बात करते हैं, दैट इक्वेशन इज नॉन एज द फिशर्स इक्वेशन, और वो जो फिशर इक्वेशन बनती है वो बनती है टाइप ऑफ इंटरेस्ट रेट से, या आप एक पॉइंट एक नोट बना लो मेरे साथ में, दैट फिशर्स आइडेंटिटी, ठीक है, फिशर्स आइडेंटिटी। अभी फिशर्स आइडेंटिटी आपको क्या एक्सप्लेन कर रही है गाइस, देखिए होता क्या है फिशर्स आइडेंटिटी में, हमारा एक फॉर्मूला होता है, जनरली वी हैव द फॉर्मूला आर इज इक्वल्स टू नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस का एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। अब यहां पे जो टर्म्स आए हैं ध्यान रखना, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन है, जैसे जो भी चीज है, ये
दो तरह के इंटरेस्ट रेट है यहाँ पे, एक है रियल इंटरेस्ट रेट और एक है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। मतलब यहाँ पे जो आई है, यू आर जनरली टॉकिंग अबाउट द आई, आई इज रिटर्न एज अ, इसको ऐसे लिख लो, जो आई है दैट इज नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, और और जो आर है, आर इज रियल इंटरेस्ट रेट, और जो पाई ई है इट इज एक्सपेक्टेड रियल इंटरेस्ट रेट, एक्सपेक्टेड, या फिर आप इसको एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन मानो, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। ठीक है, क्लियर है मेरी बात आपको? एक बार हम देख लेते हैं ये जो नॉमिनल था इसका मीनिंग क्या है। इंटरेस्ट रेट, एक्चुअली नॉमिनल इंटरेस्ट रेट बताता है कि जो भी हम हमेशा इसको विद, जनरली नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को हम लोग विद इन्फ्लेशन मानते हैं। विद इन्फ्लेशन मतलब जैसे आप ऐसे, चलो ऐसे समझ लो, जैसे आपने कपड़े इन्वेस्ट करा, इफ यू इन्वेस्ट समवेयर, ठीक है, अब उसने आपसे वादा किया कि मैं आपको मैं 10% इसका आउटकम दूंगा, मतलब वट एवर यू इन्वेस्ट आई विल गिव यू 10% ऑन एन एडिशनल अमाउंट। ठीक है, एक साल बाद मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए दिए, 1 लाख, अब सोचो आपने 1 लाख रुपए दिए, 1 लाख एक साल बाद उसने 1,10,000 रुपए दिए, मतलब 10%, तो आपको लगेगा 10%। लेकिन अगर आप देखो तो आप एक साल पहले जो गोल्ड ले सकते थे, जितना अमाउंट एक साल में शायद डबल के आसपास फर्क पड़ गया है, डबल नहीं तो कुछ 30-40% फर्क पड़ा है, तो अब उतनी बास्केट वैल्यू नहीं कंज्यूम कर सकते। तब आपको ये देखना होगा कि उसने जो मुझे 10% दिया है और इन्फ्लेशन जो आया है, तो ऐसा तो नहीं कि इन्फ्लेशन ज्यादा आ गया हो, तो मान लीजिए एग्जाम्पल मान लो 10% को हमने वादा करा है और इन्फ्लेशन 8% हो गया। वैसे मैं आपको बता देता हूँ 12% का इन्फ्लेशन एनुअली जो है डाइजेस्टेबल है, मतलब 12% कोई वैल्यू महंगी हो रही है तो वो डाइजेस्टेबल है। मैं फिर भी 8% बोल रहा हूँ जानबूझ के समझाने के तौर पे। तो 8% इन्फ्लेशन हो रहा है, 10% का उन्होंने वादा करा है, यानी जो कमोडिटी तुम एक साल पहले खरीद सकते थे, अब वो कमोडिटी तुम्हें खरीद में 8% वैल्यू एक्स्ट्रा पे करनी है। 8% वैल्यू यानी 8,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने हैं। तो अब उसने एक साल बाद आपको 10,000 रुपये दिए हैं एक्स्ट्रा, तो आप 8,000 रुपये एक्स्ट्रा वहां पे कर रहे हो, तो आपके पास में नेट अमाउंट कितना बचा? ओनली 2%। तो हम लोग जब कहते हैं ना कि ओनली 2% बचा, तो वो नॉमिनल नहीं है, जो 10% था वो नॉमिनल था। इसमें इंक्लूड होता है नेशनल इनकम, और वो जो मैंने बोल रहा हूँ 2% बचा है वो रियल होता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक बार लिख लीजिए, दैट इज, इट इज द rate at which the nominal value of an asset grows over time। ठीक है, ऐसी रियल इंटरेस्ट रेट है। अब रियल इंटरेस्ट रेट की कहानी क्या है? रियल इंटरेस्ट रेट आपका परचेजिंग पावर बताता है। जैसे मैं आपको बोल रहा था कि 10% का 10% का नॉमिनल इंटरेस्ट रेट का वादा हुआ, फिर इन्फ्लेशन 8% है, तो आप जो पैसा उसने दिया है उससे आपकी परचेजिंग पावर कितनी बढ़ी है? 10% बढ़ी है? नहीं, सिर्फ 2% बढ़ी है, क्योंकि 8,000 का तो इन्फ्लेशन ही हो गया, 8% का तो इन्फ्लेशन हो गया। तो ये आपकी परचेजिंग पावर कितनी चेंज हुई है? आपको लग रहा है कि आप 10% अमीर हो गए, नहीं, आप सिर्फ 2% अमीर हुए हो। ठीक है, तो इसी चीज को बताते हैं दैट इट इज द रेट एट विच द रियल वैल्यू और परचेजिंग पावर ऑफ एन एसेट increases over time।
ठीक है, एन से तो एक, अच्छा इसका फॉर्मूला भी आप रखना माइंड में, दैट आर इज इक्वल टू, वही फॉर्मूला आएगा। ठीक है, चलो वो सेम एक फॉर्मूला मैंने एक बार ही लिख दिया है। तीसरा पॉइंट है दैट एक्सपेक्टेड रियल इंटरेस्ट रेट, या नहीं, ये नहीं, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। ठीक है, तो सिंपल बस उसका यही, अब जो फाइनल फॉर्मूला आएगा दैट एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन दैट इज इक्वल्स टू नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस का रियल इंटरेस्ट रेट। तो ये बात आप लोग फिलहाल अपने माइंड में रखना। और ये परचेसिंग पावर को भी अफेक्ट करता है इन्फ्लेशन। तो फिलहाल हमारा यहाँ पे टॉपिक कवर अप होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो टॉपिक कंटिन्यू करेंगे वो मैं बता दूंगा आपको, तो स्टार्ट होगा तो। सो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इन्हीं सब चीज़ों के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।